जय हिंद दोस्तों। तो ईपीएफओ के साइंस क्वेश्चन की बात करेंगे। सारे सोर्सेज भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप ईपीएफओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारी कोर्स आपकी हेल्प कर सकता है। ये इसके कुछ डिटेल्स हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए नंबर है, एनरोलमेंट प्रोसेस क्या होगी एंड फीस एंड बाकी चीज़ों के लिए आप इन नंबर पे व्हाट्सएप करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पीडीएफ्स वगैरह मिलती हैं और टेलीग्राम पे भी आईडी मेंशन है। तो अभी हम ना बात करेंगे जो रिसेंटली कंडक्टेड पेपर है हमारा, उसमें आए हुए साइंस के क्वेश्चंस की। तो पहला सवाल देखिए स्क्रीन पे। अच्छा, कुछ बातें मैं आपको बता दूं। अगर हम बात करें ईपीएफओ के पेपर की, तो जो भी पेपर कंडक्ट हुए हैं, जैसे 2023 में पेपर हुआ, 21 में हुआ है, 17 में, 16 में, थोड़े इरेगुलर तरीके से हुए हैं, बट जो क्वेश्चन का नंबर है वो ऑलमोस्ट सिमिलर सा देखने को मिला है। 10 से 12 सवाल साइंस सेक्शन के देखने को मिलते हैं। तो अच्छा खासा वेटेज है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो आप 90% स्ट्राइक रेट के साथ क्वेश्चन कर सकते हैं। और पीवाईक्यूज अगर आप कर लेते हैं तो डेफिनेटली इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बहुत अच्छे तरीके से आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो अभी मैं आपको अप्रोच भी बताऊंगा, आपको सेल्फ स्टडी से कैसे प्रिपेयर करना है। अगर आप बैच से जुड़ोगे तो उसके भी अप्रोच बता दूंगा। तो दोनों चीज़ों के साथ हम स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल डीएनए के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है। इसमें आपसे ये कह रहे हैं कि जो डीएनए है इसका मतलब होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। दूसरा, ये राइबोसोम में लोकेटेड होता है। तीसरा, राइबो न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। और चौथा, ये खुद की कॉपी बनाता है। देखो, एक बात तो आप बखूबी समझते हो कि जो डीएनए है ये राइबो न्यूक्लिक एसिड का तो नहीं बना है, क्योंकि डीएनए का खुद में मतलब है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए तो अलग है। तो ये 3 ऐसे ही एलिमिनेट हो जाता है। बहुत ही बेसिक नॉलेज से ये हो जाता है। देन इसके बाद कह रहे हैं अपनी कॉपी बना सकता है। तो सभी जानते हैं इस बात को कि डीएनए अपनी कॉपी बना सकता है। अच्छा, बट आप देखो दोनों में ही 4 है ना, तो 4 तो बाय नेचर करेक्ट हो जाता है। बस फर्स्ट चेक करना है। तो फर्स्ट चेक करने के लिए जो 8th क्लास का स्टूडेंट है उसे पता होता है डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। सो आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 4। एलिमिनेशन से काफी आसानी से हो जाता है। तो ये साइड में मैंने एनसीईआरटीज की भी इमेज लगा दी है। ये सारी 9th 10th की एनसीईआरटीज हैं, ठीक है। और ये सिंपल बायोलॉजी के चैप्टर्स आप ओपन करोगे आपको ये चीजें देखने को मिल जाएंगी। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होता है जो कि रोड शेप्ड स्ट्रक्चर की तरह दिखता है जब सेल डिवाइड हो रहा होता है। क्रोमोसोम में इंफॉर्मेशन होते हैं, आप जानते ही हो, नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं डीएनए के फॉर्म में। क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। डायरेक्ट पेपर में पूछते हैं डीएनए और किसका, तो डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। अभी मैं पूरे डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बहुत बेसिक समझा रहा हूँ आपको। और डीएनए मॉलिक्यूल में इंफॉर्मेशन होते हैं जो कंस्ट्रक्टिंग और ऑर्गेनाइजिंग का काम करते हैं सेल्स को। डीएनए का जो फंक्शनल सेगमेंट है वो जीन्स कहलाता है। जब एक सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता तो ये डीएनए होता है क्रोमेटीन मटेरियल के रूप में प्रेजेंट। और क्रोमेटीन मटेरियल इंटेंगल्ड यानी इस तरह से उलझा हुआ दिखता है स्ट्रक्चर्स की तरह। जब भी सेल डिवाइड होते हैं तो क्रोमेटीन मटेरियल ऑर्गेनाइज हो जाता है क्रोमोसोम में। बहुत आसान आसान सी बातें हैं या। सो आंसर इज ऑप्शन ए। अगर मैं थोड़ी और इन्फॉर्मेशन दूं तो ये आप देख सकते हो, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम एंड देन डीएनए देखने को मिलता है। अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स में देखें तो जो डीएनए है ये मेनली न्यूक्लियस के अंदर होता है, जो कि अभी हमने पढ़ा, और ये ऑर्गेनाइज होता है क्रोमोसोम्स में, जो स्मॉल अमाउंट से माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह में भी देखने को मिलता है। तो अगर स्टेटमेंट बने कि डीएनए केवल और केवल न्यूक्लियस में देखने को मिलता है तो वहां पे आप थोड़ा सतर्क हो जाना। राइबोसोम में आप देखोगे तो आरएनए देखने को मिलता है, राइबोसोमल आरएनए, और डीएनए राइबोसोम्स में नहीं होता डेफिनेटली। और डीएनए किसका बना होता है ये भी मैं बता दूं ब्रीफली आपको। देखो, डीएनए की बात करें अगर हम, तो ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स हैं जिनमें डीऑक्सी राइबोज शुगर है, फॉस्फेट ग्रुप होता है और एक नाइट्रोजिनस बेस होता है ना। नाइट्रोजिनस बेस में एडिनिन है, थाइमिन है, साइटोसिन है और गुआनिन है। ये 4 देखने को मिलते हैं और ये पूछते भी बहुत ज़्यादा हैं। और डीएनए आप जानते हो रेप्लिकेट कर सकते हैं, यानी अपनी आइडेंटिकल कॉपी बना सकते हैं, और इस वजह से डीएनए एक हेरिडिटरी मटेरियल बन जाता है ना। इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आए इंपॉर्टेंट वाले वो सारे मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। दोबारा पूछे जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये देखो, सीडीएस में पूछा गया था 2023 में कि क्रोमोसोम आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एन। तो क्रोमोसोम किस चीज़ का बना होता है मैंने आपको बताया है, आसान है ये, डीएनए और प्रोटीन का। सो आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है। क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। एनसीईआरटी 9th क्लास की साइंस की आप पढ़ोगे, चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में बहुत डिटेल में बताया गया है। यूकैरियोट्स में क्या होता है, डीएनए, प्रोटीन्स और जिसे हिस्टोन्स कहते हैं, और इसके अलावा डीएनए का कंपोज होता है, और डीएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है।
और प्रोटीन हेल्प करता है पैकेजिंग और ऑर्गेनाइजिंग में, डीएनए को पैकेज और ऑर्गेनाइज करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट ये देखो आप, एनडीए का क्वेश्चन है 2016 का, और ये इसकी 4 स्टेटमेंट्स हैं। पहला कह रहे हैं डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। दूसरा, ऑल सेगमेंट ऑफ डीएनए कोड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तीसरा, न्यूक्लियर डीएनए इज डबल हेलिकल विथ 2 न्यूक्लियोटाइड चेन विच रन एंटी पैरेलल। चौथा, डीएनए इज ऑल्सो फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्या होगा इसका सही आंसर? देखिए, पहला जो कह रहे हैं डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल, नहीं, डीएनए तो जेनेटिक मटेरियल है, और कुछ यहाँ पे इन्होंने लिखा ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इस वजह से ये गलत हो जाता है। ये जो ऑल लिखा हुआ है इस वजह से ये गलत हो जाता है। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है मोस्ट ऑर्गेनिज्म में, लेकिन कुछ वायरस वगैरह में आरएनए भी होता है एज जेनेटिक मटेरियल, जैसे रेट्रो वायरस वगैरह हो गए। तो इस वजह से जो पहला है वो होता है गलत। अगर पहला गलत है तो ये हट गया, ये हट गया। देन कह रहे हैं आपसे कि ऑल सेगमेंट ऑफ डीएनए कोड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। देखो ये भी गलत है। कुछ सर्टेन सेगमेंट जिसे हम जीन्स कहते हैं, है ना, कुछ सर्टेन सेगमेंट जो जीन कहलाता है वही कोड करता है फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। और तो दूसरा भी गलत है, तो दूसरा तो पहले ही हटा हुआ है। तीसरा कह रहे हैं कि न्यूक्लियर डीएनए इज डबल हेलिकल विथ 2 न्यूक्लियोटाइड चेन विच रन एंटी पैरेलल। देखो ये सही है। वाटसन और क्रिक ने मॉडल दिया था ना डीएनए का, तो उसमें उसने यही बताया, दो स्ट्रैंड जो है डीएनए के वो डबल हेलिकल बनाती है, आपने देखा भी होगा इमेज वगैरह। तो इस हिसाब से जो आंसर है वो क्या है? ऑप्शन बी, 3 और 4। तो ये याद रखिएगा, मैंने आपको ये बताया है कि डीएनए जो है वो, एक तो सबसे सिंपल बात ये है कि डीएनए न्यूक्लियस में क्रोमोसोम जो है वो डीएनए का बना होता है। कुछ ऑर्गेनल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में खुद का डीएनए भी होता है। ठीक है, तो ये बात इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में गिवन है। नेक्स्ट देखिए, एनडीए में ही पूछा था इन्होंने। पहला स्टेटमेंट है कि डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस व्हेन क्रोमोटिन इज ओपनड अप। दूसरा, क्रोमेटिन ऑर्गेनाइज इटसेल्फ इनटू रोड शेप्ड क्रोमोसोम बिफोर सेल डिवीजन। और तीसरा, बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट हैव सेम प्रोसेस फॉर सेल डिवीजन। देखो इसमें ना काफ़ी इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब एक सेल डिवाइड होता है उससे पहले डीएनए रेप्लिकेट करती है एस फेज में, और इसी फेज में जो क्रोमेटिन है वो ओपन होता है ताकि जो रेप्लिकेशन एंजाइम है वो स्ट्रैंड्स को एक्सेस कर सकें। ये सेल साइकिल और सेल डिवीजन वाले टॉपिक में मैं पढ़ाता हूँ, अभी यहाँ पे तो हम ब्रीफली ही डिस्कस कर सकते हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन अक्कर होता है एस फेज में ही। तो इस वजह से जो डीएनए रेप्लिकेशन है कब होता है? जब क्रोमेटिन ओपन अप होता है, राइट। तो पहला यहाँ पे सही है। दूसरा कह रहा है क्रोमेटिन ऑर्गेनाइज इटसेल्फ इनटू रोड शेप्ड क्रोमोसोम बिफोर सेल डिवीजन। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। माइटोसिस के टाइम पे जो क्रोमेटिन है वो कंडेंस होता है, कोइल अप हो जाता है और रोड शेप्ड क्रोमोसोम बनाता है। तीसरा कह रहे हैं बोथ प्रोकैरियोटिन, ये बात सरासर गलत है। देखो प्रोकैरियोट तो बाइनरी फिजन से डिवाइड होता है, यूकैरियोट ही माइटोसिस और मियोसिस से डिवाइड होता है, जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। और अगर आपको बेसिक डिफरेंस भी पता है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में, बहुत ईजिली आप समझ सकते हैं कि प्रोकैरियोट में ही ये चीज़ें देखने को मिलती है, सॉरी यूकैरियोट में ही ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्योंकि प्रोकैरियोट में तो न्यूक्लियस भी नहीं होता। जब न्यूक्लियस ही नहीं है तो कहाँ से डीएनए और बाकी एस्पेक्ट्स की बात आएगी? तो इस वजह से तीसरा गलत हो जाता है साफ तौर से, और बाकी दोनों सही हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन बी, 1 और 2। नेक्स्ट देखिए, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ डीएनए कंटेन। तो डीएनए के पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में क्या होता है? तो ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया एक न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपाउंड होते हैं। एक होता है नाइट्रोजिनस बेस, एक पेंटोज शुगर, और एक होता है फॉस्फेट ग्रुप। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए होगा, नाइट्रोजिनस बेस डीऑक्सीराइबोज शुगर, ये नाम से ही समझ आ रहा है डीऑक्सीराइबोज डीएनए के फुल फॉर्म में ही है, और फॉस्फेट ग्रुप। और इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये तीनों सही है। देखिए नाइट्रोजिनस बेस कौन कौन से होते हैं? एडिनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन। डीऑक्सीराइबोज शुगर मतलब 5 कार्बन का शुगर होता है, और फॉस्फेट ग्रुप भी है शामिल इसमें। तो 3 चीज़ें हैं। नेक्स्ट देखिए, 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर हेल्ड टुगेदर बाय। तो किस चीज़ से जुड़े होते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। सो आंसर इज ऑप्शन है। ये सारे पीवाईक्यूज हैं।
और जो हर एक स्टैंड है डीएनए का, उसमें 4 बेस होते हैं, एडिनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। इसमें आप जानते हो ए टी से जुड़ता है और जी जो है वो सी से, एट द गर्ल्स क्लब ऐसे करके इसे याद रखते हैं। ये जो 4 बेस हैं, अभी तो मैं पूरा डिटेल में बताता, बट वो अपने आप में ही आधे घंटे का टॉपिक है, फिर कंप्लीट क्रिस्टल क्लियर हो जाता। तो अलग से एक टॉपिक मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा जिसमें मैं सारा पूरा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा इससे रिलेटेड। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, ये आपस में 2 कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड से जुड़े होते हैं, और ये जो 2 स्टैंड्स हैं खुद में जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, द यूकैरियोटिक क्रोमेटिन इज कंपोज्ड ऑफ, तो जानते ही हो आप डीएनए प्रोटीन का बना होता है, सीएपीएफ का पीवाईक्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन्होंने सीडीएस में पूछा था, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए इज टर्म्ड एज, तो इसे क्या कहते हैं। देखिए ये ना सेंट्रल डोगमा है मोलिक्यूलर बायोलॉजी का एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और जब सेंट्रल डोगमा आप समझते हो तो आप ये भी देखते हो कि डीएनए किस तरह से ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, देन एमआरएनए, फिर ट्रांसलेशन होता है एंड देन प्रोटीन। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस होती है। मैं लिख देता हूँ इसे, हालांकि अभी मैं चाहता इसे एक्सप्लेन करना, बट आप जानते हो टाइम कॉन्स्टेंट्स। तो इस हिसाब से इसका आंसर अगर हम देखें तो ये कह रहे हैं वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए, राइट। तो वन स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए इनटू आरएनए ये प्रोसेस कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन। सो आंसर इज ऑप्शन बी, ट्रांसक्रिप्शन। होता ये है कि जो ट्रांसक्रिप्शन है वो प्रोसेस है ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए इनटू अनदर। डीएनए क्या करता है, एक तरह से ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में जो एक जीन है वो कॉपी होती है फ्रॉम डीएनए इनटू अ डिफरेंट कॉपी, है ना, जिसे मैसेंजर आरएनए कहते हैं, और ये न्यूक्लियस में देखने को मिलता है। सो दिस इज द प्रोसेस। नेक्स्ट, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ द सेम जीन आर कॉल्ड, इसे ना एलेले कहते हैं। ये एनसीईआरटी में डायरेक्टली मेंशन्ड है, बस एक छोटा सा टर्म है एलेले। इसका मतलब ये है कि अगर सेम जीन है और उसकी डिफरेंट वेराइटीज देखने को मिल रही हैं तो वो कहलाती है एलेले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन इकलौता है जो एनसीईआरटी में नहीं है, मतलब ये टर्म डायरेक्टली मेंशन नहीं है, बाकी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो वेलामेन अ स्पॉन्जी टिश्यू इज फॉर्म्ड इन टेप रूट, एपीफाइटिक रूट, फाइब्रस रूट और रेस्पिरेटरी रूट। पहले तो आप ये इमेज देखो। तो वेलामेन क्या है, एक तरह का स्पेशलाइज स्पॉन्जी मल्टीलेयर टिश्यू है जो कि एपीफाइटिक प्लांट्स के जड़ों में देखने को मिलता है। एपीफाइटिक प्लांट्स जैसे ऑर्किड हो गए, इनमें देखने को मिलता है। तो अगर ऑर्चिड और बाकी प्लांट्स में देखते हैं हम, एपीफाइटिक प्लांट्स जो होते हैं, जो ऐसे प्लांट्स एक प्लांट ग्रो करता है दूसरे प्लांट पे, है ना, और मेयरली फ्रॉम फिजिकल सपोर्ट। तो एपीफाइट में ना कोई अटैचमेंट नहीं होता ग्राउंड से, वैसे प्लांट। तो एपीफाइट्स का मतलब ही है, एपी का मतलब होता है अपॉन, फाइट्स का मतलब प्लांट्स। ठीक है, तो नाम से ही समझ आ रहा है यहाँ पे कि ये प्लांट्स एज अ होस्ट ग्रो करते हैं, और एक ऐसे प्लांट्स हैं जो दूसरे प्लांट में ग्रो होते हैं। तो एपीफाइट के अंदर ही ये देखने को मिलता है, इन्हीं पेड़ों की जड़ों में, कि वेलामेन एक तरह का स्पॉन्जी टिश्यू है। और अगर और थोड़ा डिटेल में बात करें तो ये वाटर, डिजॉल्व मिनरल जो एयर में है, इनको एब्जॉर्व करने में हेल्प करता है, और रूट्स को डेसिकेशन से बचाता है, यानी सूखने से बचाता है जड़ों को। और इसके अलावा ये जो रूट्स हैं वो एरियल होते हैं, जैसे मैंने बताया ये ज़मीन से जुड़े हुए नहीं होते हैं, ये हवा में एक्सपोज होते हैं। ये आप देखो, है ना, ये ज़मीन से तो जुड़े हुए नहीं है, ये एक ऐसे जड़ हैं जो ज़मीन से जुड़े हुए नहीं है। और वाटर एब्जॉर्प्शन इनकी काफ़ी अच्छी होती है, ये बहुत हेल्प करते हैं पेड़ों को एक्चुअली। जो भी नमी है एटमॉस्फेयर में, उनसे ये वाटर के फॉर्मेट में उसे एब्जॉर्ब करते हैं, और इसके अलावा वो वाटर लॉस है उससे बचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, ऑल कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिडिक, सेपरेशन ऑफ H+ आयन फ्रॉम HCl मोलिक्यूल कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। और इसके बाद कह रहे हैं जो वाटर सोल्यूबल बेसिस हैं, इसे हम एल्केली कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, हमसे नॉट करेक्ट पूछा गया है। तो पहले भी बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं इस पे बेस्ड, अगर हम एनसीईआरटी में पढ़ें तो ये चीज़ साफ तौर से हम पढ़ सकते हैं। तो 10th क्लास की एनसीईआरटी साइंस वाली, इसी के चैप्टर 2 में आप देखोगे, ये मैंने कंप्लीट पढ़ाया भी इनफैक्ट, ये देखो आप पूरा एग्जाम्पल के साथ मैंने समझाया था सारी चीज़ें। तो इसी में ये सारे स्टेटमेंट मिल जाएंगे देखने को, आसान से स्टेटमेंट है। एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन, ये पहली बात थी, इसका पूरा रीज़न है, केटायन एनायन का कॉन्सेप्ट है। देन यहाँ पे देखो हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, यानी हाइड्रोजन आयन अकेले नहीं एग्जिस्ट कर सकते, लेकिन ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ जब कंबाइन करते हैं तो एग्जिस्ट करते हैं। पूरा मैंने रिएक्शन लिख के बताया है, H++ H2O ये हाइड्रोनियम आयन बनता है, इसलिए हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज बी सोन एज
H प्लस है ना, ये हमेशा इसलिए H प्लस दिखाया जाता है, या फिर H3O प्लस के फॉर्मेट में दिखाया जाता है। या तो ये वाटर के साथ रिएक्टेड वाला पार्ट दिखाएंगे या फिर डायरेक्टली H प्लस के रूप में दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि ये एग्जिस्ट अकेले नहीं कर सकता, ये कंबाइन करेगा तो ही ये चीज़ देखने को साथ में मिलेगी। देन इसके बाद देखो, मैंने बताया था कि सारे के सारे बेस वाटर में डिजोल्व नहीं करते हैं। देखो अगर ये बेस है, मान लो ये बेस है 100%, तो इसका जो कुछ हिस्सा है वो वाटर सोल्यूबल होता है, और जो हिस्सा वाटर सोल्यूबल होता है बेस का उसे हम एल्केली कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? एल्केली। तो आप इस बात को बहुत अच्छे से समझिए कि ये जो हिस्सा है जो कि वाटर सोल्यूबल है वो एल्केली है। दैट मीन्स कि ऑल एल्केली आर बेस। क्या ये बात सच है? यस। ऑल बेस आर एल्केली। क्या ये बात सच है? नहीं। तो सारे के सारे बेस एल्केली नहीं है, वो हिस्सा जो वाटर सोल्यूबल है वो एल्केली कहलाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा बार पूछते हैं। तो ये पहली बात हो गई कि सारे के सारे बेस जो है वाटर में डिजॉल्व नहीं होते। देन इसके बाद शायद एक और स्टेटमेंट था ना इसमें, कौन सा स्टेटमेंट था? तो पहला जो स्टेटमेंट है हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, ये बात तो सच है। इसके बाद हमने पढ़ा वाटर सोल्यूबल बेस को एल्केली कहते हैं। देन ये देख लेते हैं, ऑल कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिडिक और सेपरेशन ऑफ H प्लस आयन फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो इसके लिए दोबारा से चलते हैं उसी, हाँ ये देखो, इन्होंने जो कहा ना, जो प्रोसेस है डिजॉल्विंग इन एसिड और बेस इज हाईली एक्सोथर्मिक। तो इससे पहले उन्होंने बताया कि सारे बेस वाटर में डिजॉल्व नहीं होते, एल्केली वो बेस है जो डिजॉल्व होता है। देन इससे पहले वाले पेज में ये देखो आप, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, राइट, ये बात भी सही है। और हाइड्रोजन आयन इन HCl आर प्रोड्यूस्ड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो वाटर की प्रेजेंस में ही जो हाइड्रोजन आयन है HCl में ये प्रोड्यूस हो पाते हैं। तो जो सेपरेशन है H प्लस आयन का फ्रॉम HCl, ये एब्सेंस ऑफ वाटर में नहीं हो सकता। अगर पानी प्रेजेंट ही नहीं है तो उस केस में हाइड्रोजन आयन जो है वो सेपरेट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसका पूरा लॉजिक है, इसका वही लॉजिक है ना कि एसिड में H प्लस आयन होता है कैटायन के रूप में, और जो कैटायन प्रेजेंट होता है एसिड में वो दिखाता है कि एसिड प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन आयन को। तो अगर हमें इतनी बातें पता है तो इसके हिसाब से हम आंसर कर सकते हैं। जो कह रहे हैं ये कि ऑल एसिड कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिडिक, साफ तौर से गलत है। लेकिन H प्लस आयन को अगर आप सेपरेट करना है तो ये एब्सेंस ऑफ वाटर में नहीं हो सकता। तो ए सही है, सी सही है और डी भी सही है। दैट मीन्स जो गलत वाला स्टेटमेंट है वो ऑप्शन बी है, हमसे गलत ही पूछा गया। तो डायरेक्ट 10th की NCERT अगर आप पढ़ते हैं किसी फॉर्मेट में, आप किसी बैच से पढ़ रहा हूँ, यूट्यूब से पढ़ रहा हूँ, सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं। और PYQ से तो और ईजिली हो जाते हैं, क्योंकि PYQ से और प्रैक्टिस बन जाती है। ऑल द बेसिस आर एल्केली, गलत बात है। द वाटर डिजॉल्विंग बेसिस आर एल्केली। दूसरा कह रहे हैं ऑल एल्केली डिजॉल्व इन वाटर। क्या ये बात सही है? हाँ बिल्कुल सही है। एल्केली का मतलब ही है जो वाटर में डिजॉल्व होता है ना। तो ये तो बहुत आसान है। तीसरा कह रहे हैं एल्केली आर सोपी टू टच, बीटर इन टेस्ट, कोरोजिव इन नेचर। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब आंसर ही C 2 और 3। सारे स्टेटमेंट NCERT में, कोई चौंकने वाली बात ही नहीं है इसके अंदर। तो आप देखो जब ये बात करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए, नेवर टेस्ट और टच देम, क्योंकि वो हार्म कर सकते हैं। और इसका रीज़न वही है, इसका रीज़न सिंपल वही है कि वाटर में डिजॉल्व होते हैं और सोपी होते हैं टच में, यानी बिल्कुल साबुन की तरह होते हैं, बीटर होते हैं और कोरोजिव होते हैं। तो इस वजह से इन्हें कभी टेस्ट या टच नहीं करना चाहिए एल्केलीज को। सो दैट इज द रीज़न। इसका मतलब NCERT से ही लिफ्टेड है ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा एलिमेंट का हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम। ये क्वेश्चन भी आप NCERT में पढ़ोगे तो इन्होंने बहुत डिटेल में बताया है पीरियोडिक टेबल वाले टॉपिक के अंदर कि मेटल और नॉन मेटल की जब हम बात करते हैं तो मेटल में 78% से ज़्यादा हम देखते हैं कि ये लेफ्ट साइड में देखने को मिलते हैं पीरियोडिक टेबल में। यूजुअली सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर में, और हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है मेटल्स का। देन इसके साथ अगर आप देखो तो ये पूरी टेबल रहती है जिसमें बताते हैं किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो इन्होंने जब कहा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबीडियम, तो इसका आंसर है लिथियम। अगर आपको ये पता है ली ना की रब से पर याद, जो ये ट्रिक होती है बेसिकली याद करने की, तो इसमें जब हम नीचे की ओर जाते हैं, यानी जब डाउन द ग्रुप जाते हैं, ग्रुप और पीरियड तो आप समझते हो ना, ग्रुप होते हैं टोटल 18, यानी इस तरह की जो लाइन है, जो वर्टिकल लाइन है वो कहलाती है ग्रुप।
पीरियड्स क्या होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं इस तरह के, वो होते हैं पीरियड। तो टोटल ग्रुप जो है वो 7 होते हैं पीरियोडिक टेबल में, और जो टोटल पीरियड्स होते हैं वो होते हैं 18। तो दैट मीन्स ये 7 और 18 आपको ध्यान रखना है। और ग्रुप में जब हम नीचे की ओर जाते हैं तो कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का, वो बढ़ता जा रहा है। तो इस वजह से मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है, और जब मेटेलिक बॉन्डिंग ही वीक हो रही है तो लोअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिल रहा है। तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज होती है। अगर आप ये भी याद रख लें कि जो बॉइलिंग पॉइंट है, इसे आप हाईलाइट करके लिख लें, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ग्रुप में नीचे की ओर जाने पे बॉइलिंग पॉइंट घटता है। क्यों, इसका मैं रीजन भी बता सकता हूं, बिकॉज मेटेलिक बॉन्ड वीकन्स विथ इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज बढ़ता है विथ इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। इस वजह से मेटेलिक बॉन्ड डिक्रीज होता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो रहा है। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो आंसर जो है लिथियम है, क्योंकि इसके बाद के जो एलिमेंट्स हैं, जैसे अगर हम नीचे की ओर जाते हैं तो और हम देख रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट घटता जा रहा है, यानी लिथियम से कम है सोडियम का, देन पोटेशियम का नंबर आता है, देन रुबिडियम का नंबर आता है। बट हमसे तो ज़्यादा पूछा है, यानी हम ए के साथ जाएंगे। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट ऑन हीटिंग फॉर्म। तो जब कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट की क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो क्या होता है, ब्लू कलर का, व्हाइट कलर का, ग्रीन या फिर ब्राउन। तो सेम PYQ आप करोगे एनडीए के 2023 वाले। इसमें देखो इन्होंने क्या पूछा है, तो इसमें यह कहा है कि कॉपर सल्फेट क्रिस्टल जो मार्केट में होते हैं ब्लू कलर के होते हैं, आप देख सकते हो फोटो में, है ना, इस तरह से होते हैं। आप बहुत इजीली खरीद सकते हो, 200 रुपये किलो के आसपास आता है। जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल होते हैं ब्लू कलर के होते हैं, जब आप इसे हीट करते हो तो वाइट में बदल जाते हैं। तो ये कौन सा पर्टिकुलर चीज़ इसमें रेस्पॉन्सिबल है ब्लू कलर के लिए। तो इन्होंने पूछा है ब्लू कलर के लिए क्या रेस्पॉन्सिबल है। अगेन आप 10th NCERT पढ़ोगे, इसमें देखो इन्होंने बताया कॉपर सल्फेट क्रिस्टल विच सीम्स टू बी ड्राई कॉन्टेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी ये ड्राई दिख रहे हैं बट इनमें क्रिस्टलाइजेशन के वाटर हैं। ठीक है, ड्राई दिख रहे हैं बट इनमें क्रिस्टलाइजेशन के वाटर हैं। जब आप इनको हीट करते हो ना, इन क्रिस्टल को, तो वाटर इनसे हट जाता है और जो साल्ट बचता है वो वाइट कलर का होता है ना। ये चीज़ NCERT में साफ इन्होंने बताई। फिर ये बताते हैं अगर आप इनमें दोबारा पानी डालते हो, नमी डालते हो, तो आप देखोगे कि जो ब्लू कलर है वो वापस आ गया है। ठीक है, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल जो ड्राई दिख रहा है, इनमें वाटर होता है। जब हम इन क्रिस्टल्स को गर्म करते हैं तो वाटर हट जाता है, क्योंकि वाष्पीकरण हो गया, इवापोरेशन हो गया, तो साल्ट बचता है और यूजुअली ये वाइट कलर का होता है। अगर आप दोबारा इनमें पानी डालते हो तो ये ब्लू कलर का दिखने लग जाता है। तो यही बात इन्होंने बताई है, यानी इन्होंने पूछा हमसे कि ब्लू कलर के लिए क्या रेस्पॉन्सिबल है, तो वाटर रेस्पॉन्सिबल है एज पर दी NCERT। और यहाँ इन्होंने पूछा कि हीट करने पे कौन सा कलर होगा, तो हीट करने पे ये जो ब्लू कलर का क्रिस्टल है ये वाइट में बदल जाएगा, क्योंकि सिर्फ साल्ट बचेगा, सिर्फ साल्ट क्रिस्टल्स बचेंगे। तो यहाँ से आपने क्या सीखा कि NCERTs पढ़नी है, बहुत अच्छे से पढ़नी है। टार्टरिक एसिड इज पढ़ने के साथ ही देखो, ये पढ़नी तो है ही, बट आपको लाइन बाय लाइन थोरोली पढ़नी है ना। इस वजह से मैंने खुद ही लाइन बाय लाइन चीज़ें पढ़ाई है NCERT में, एक एक लाइन। थोड़ा टाइम टेकिंग है, बट जब आप इसे पूरे अच्छे से पढ़ के PYQs कर ले तो बहुत क्लैरिटी मिल जाती है। अगला देखिए, टार्टरिक एसिड किसमें पाया जाता है, तो आप जानते हो ये पूरी NCERT में के अंदर ये पूरा बॉक्स इन्होंने दे रखा है। विनेगर में एसिटिक होता है, ऑरेंज में सिट्रिक होता है, टेमेरिन में टार्टरिक और टोमेटो में ऑक्जेलिक। तो टेमेरिन में यानी इमली में टार्टरिक होता है। सो आंसर ऑप्शन ए। बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। अगला देखिए, केमिकल चेंज का एग्जाम्पल। तो केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल्स पे बहुत सवाल आते हैं। हमने खुद ही PYQs के अंदर, जब मैं आपको प्रज्ञान बैच के अंदर बता रहा था ये चीज़ें, उसमें बहुत सारे PYQs हमने किए थे, राइट। और बाकी जो बैचेज उनमें भी मैंने साइंस के बेसिक लेक्चर्स डाल दिए थे, क्योंकि अगर आपको 9th-10th की NCERT में क्लैरिटी है तो ये बहुत हेल्प करता है। इन्होंने देखो क्या बताया यहाँ पे कि बर्निंग इज अ केमिकल चेंज। बर्निंग क्या है, एक तरह का केमिकल चेंज है। यहाँ इनसे पूछा गया कि एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज, तो बर्निंग क्या है, एक तरह का केमिकल चेंज। सो आंसर इज ऑप्शन डी। जो मैग्नीशियम का बर्निंग है या फिर इनफैक्ट किसी भी तरह की बर्निंग है, ये देखो इन्होंने NCERT में साफ लिखा है। और इस प्रोसेस में एक सब्सटेंस रिएक्ट करता है दूसरे के साथ, जिससे उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंजेस आती हैं। जो केमिकल चेंज है वो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में चेंज लेके आता है और हमें न्यू सब्सटेंस मिलता है। और जो केमिकल चेंज है उसे हम केमिकल रिएक्शन भी कह सकते हैं।
केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो इस हिसाब से जो आंसर है वो क्या है, ऑप्शन डी। तो जितने भी सवाल हैं ये आप प्रैक्टिस कर लीजिए केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज के, और तो काफ़ी इजीली आप इन तरह के क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। लास्ट के 2 क्वेश्चन फिजिक्स के हैं तो वो भी कवर कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, एक इनकैंडेंसेट बल्ब है जो कि 100 वॉट और 110 वोल्ट की रेटिंग पे है। अब आप इसी बल्ब को उठा के 220 वोल्ट के पावर सप्लाई में कनेक्ट कर दे रहे हो, तो यहाँ पे कितनी पावर निकल के आएगी, तो ये सवाल है अपना। इनकैंडेंसेट मतलब बहुत ब्राइट बल्ब है। अब आप ये ऑप्शंस देख लो। अब यही सेम क्वेश्चन एनडीए के पेपर में भी पूछा गया था। इन्होंने पूछा कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो कि 220 वोल्ट और 80 वोल्ट पे जुड़ा हुआ है, अगर आप इसे 110 वोल्ट पे ऑपरेट करोगे तो क्या पावर रेटिंग निकल के आएगी। तो ये ना एनसीईआरटी में है डायरेक्टली। एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी है अच्छे से, इनफैक्ट क्लास 10th के अंदर भी ये क्वेश्चन आता है, पेपर में भी आता है। ये आप देखो, इलेक्ट्रिक पावर का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, इन्होंने बताया है कि द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो पावर क्या है, पावर है रेट, यानी किस दर से इलेक्ट्रिक एनर्जी निकल रही है, कंज्यूम हो रही है एक इलेक्ट्रिक सर्किट में, इसे आप इलेक्ट्रिक पावर कहते हो। और यहाँ पे ये पूरा इनका डेरिवेशन होता है कि P इक्वल्स V इंटू आई, और जो V है वो अपने आप में ही V इक्वल्स आई आर होता है। तो इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो P इक्वल्स आई स्क्वायर आर आता है। फिर जब आप I को पुट करते हो तो I को भी हम V बाय आर लिख सकते हैं, है ना, और ये पूरा स्क्वायर बन जाता है। तो V स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू आर, तो यहाँ से ये आता है V स्क्वायर बाय आर। तो पावर का फॉर्मूला आ जाता है V स्क्वायर बाय आर। ये मैंने डेरिवेशन कर दिया, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, डेरिवेशन की नीड नहीं है। अगर आप इनके क्वेश्चंस देखो तो इन्होंने ये एग्जाम्पलर में, एक्सरसाइजेज में भी ये क्वेश्चन साफ दे रखा है, पूछ रखा है, पढ़ सकते हो आप। इलेक्ट्रिक बल्ब है जो 220 वोल्ट और 100 वोल्ट की रेटिंग पे है, अगर आप 110 वोल्ट पे चलाते हो तो पावर कंज्यूम क्या होगा। तो एनसीईआरटी का ही ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी इनफैक्ट कि कौन सा टर्म नहीं रिप्रेजेंट करता है पावर को, डायरेक्टली पेपर में पूछा गया है। तो इसे थोड़ा मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो बात कुछ ऐसी है कि ये अगर आपके पास इस तरह से सर्किट है, आई एम सॉरी फॉर माय हॉरिबल ड्राइंग, और एक दूसरा सर्किट है, ठीक है, ये सेम तरीके से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, बस इसमें ना आउटपुट है वो डिफरेंस आएगा। तो इसमें इन्होंने कहा कि अगर आप बल्ब को 220 टू 20 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस लगाओगे तो इसकी पावर 80 वॉट होगी। ये बात आप समझो, ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप बल्ब को 220 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस लगाओगे ना, तो ये आपको इसकी जो आउटपुट है वो 80 वॉट की देगा। पावर क्या है, पावर इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। पावर इज इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। तो इस बेस पे हम देखें, अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को कम कर दे रहे हो तो सिंपल सी बात है पावर कम हो जाएगा, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस को अगर आप कम कर रहे हो, सेम बल्ब है, आप रेजिस्टेंस नहीं चेंज कर रहे हो, आप सेम बल्ब को उठा करके यहाँ पे लगा रहे हो, तो इसकी जो पावर रेटिंग है वो अलग हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये देखो इन्होंने कहा है 220 वोल्ट और 110 वॉट पे लगाना है। अब इसको आपने आधा कर दिया, तो ये यहाँ पे जो पावर है इनमें क्या डिफरेंस आएगा, तो हमें पता होना चाहिए इसका रिश्ता। अगर इसका रिलेशन हमें पता है कि किस तरह से चेंज हो रहा है, तो हम इसके रेशियो के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। तो पहले मैं आपको बेसिक मेथड से समझाऊंगा, देन आपको ट्रिक बताऊंगा जिससे आप बिना पेन उठाए ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आपकी थोड़ी सी पेशेंस यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी। अगर आपका साइंस का बैकग्राउंड है तो बहुत इजीली समझ आ जाएगा। देखिए P इक्वल्स होता है V इंटू आई, है ना, और अभी मैंने आपको बताया V इक्वल्स आई आर होता है, सबको पता है ये तो, और इस तरह से आता है आई स्क्वायर आर। देन अगेन यहाँ पे हम कह सकते हैं जब V इक्वल्स आई आर होता है दैट मीन्स आई इक्वल्स भी तो V बाय आर होगा ना, तो वही यहाँ पे पुट कर देता हूँ V बाय आर। देन ये पूरा स्क्वायर निकल के आ गया, यानी P इक्वल्स V स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू आर, ये कैंसिल आउट होगा तो V स्क्वायर आर। ये फॉर्मूला होता है पावर का, P इक्वल्स V स्क्वायर बाय आर, ये एक फॉर्मूला है पावर का, बहुत ही फेमस। अब आप देखो इसमें हम पुट करते हैं वैल्यूज को। तो पहले कंडीशन में क्वेश्चन कहाँ गया, वो ये है क्वेश्चन, आप देख लो एक बारी से। 220 वोल्ट और 100 वाट की है, तो 100 वाट पावर की यूनिट है और ये पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है। यानी इन्होंने हमें पहले कंडीशन में दिया है 220 और 100, है ना, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 100 है, बाकी दूसरा क्वेश्चन होगा तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे। फिलहाल मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। तो इन्होंने कितना दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, 220 वोल्ट है और 100 वोल्ट है, बस। अब इसी का फ़ायदा हम उठाएंगे। ये यहाँ पे देखो इन्होंने पहली इक्वेशन में
ये वी स्क्वायर बाय आर की वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर हम इसे सॉल्व करें तो रेजिस्टेंस आ रहा है यहाँ से वी स्क्वायर बाय पी, ये तो सिंपल मैथ्स है ना। ये पहली कंडीशन है। अब रेजिस्टेंस सेम रहेगी दोनों कंडीशन में, जिसका लॉजिक मैंने आपको पूरा समझा दिया है। तो अगर आप इसे यूज करो तो आर की वैल्यू आएगी वी स्क्वायर बाय पी, तो वी कितना है 220 और पी की वैल्यू है 100, पी का मतलब पावर, और ये वॉट में होता है इसलिए 100। अब दूसरे कंडीशन में सेम रेजिस्टेंस तो सेम रहेगी, राइट, रेजिस्टेंस सेम रहेगी क्योंकि R इक्वल्स रो एल बाय ए होता है, और एल का मतलब है लेंथ, एरिया, मटेरियल, जो भी चीज़ें आप कुछ नहीं बदल रहे हो, सेम बल्ब यूज कर रहे हो तो रेजिस्टेंस भी सेम रहेगा। तो दूसरे कंडीशन में रेजिस्टेंस आप सेम रख लो और इसी फार्मूला का यूज कर लो जो यहाँ पे यूज करा हमने, R इक्वल्स वी स्क्वायर बाय पी। बस यहाँ पे रेजिस्टेंस हमें पता है, इस बार रेजिस्टेंस कितनी है इसकी 220 बाय 100, और वी स्क्वायर वी कितना है अब देख लो। सेकंड कंडीशन में वी की वैल्यू इन्होंने दे रखी है ऑलरेडी 110 वोल्ट, और पावर आपसे पूछा है इन्होंने, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे वी की वैल्यू को 110 और पी हमें नहीं पता तो पी लिख देते हैं एज इट इज़। ये सॉल्व करना तो बच्चों का काम है, 110 का डबल होता है तो ये 2 बार और फिर 2 बार यानी 4/100 आएगा इक्वल्स 1/p। आप कट करोगे तो पी की वैल्यू 1/25 आ रही है, 1/p की वैल्यू यानी पी की वैल्यू 25 आ रही है, पावर वॉट में होता है। सो आंसर इज 25 वॉट, ऑप्शन डी, राइट। अब बाकी के दोनों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप ऐसे क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स मार्क कर सकते हैं। तो इन्होंने देखो क्या कहा है, 110 वॉट, 110 वोल्ट, 220 वॉट, तो सेम आप क्वेश्चन समझ ही गए होगे। आर की वैल्यू जो है वो हम पुट करेंगे वी स्क्वायर बाय पी होती है, जस्ट अ सेकेंड, आर की वैल्यू होती है वी स्क्वायर बाय पी। तो वी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, वी की वैल्यू है 110 बाय पी, पी कितना है 100 वॉट, तो ये आर आ गया पहले कंडीशन में। सेकेंड कंडीशन में सेम फार्मूला लगाएंगे वी स्क्वायर बाय पी, तो वी कितना है यहाँ पे 220, पी की वैल्यू क्या हमें पता है, नहीं पता है, तो मैं एग्जैक्टली लिख दे रहा हूँ सिर्फ पी, और यहाँ पे रेजिस्टेंस हमें पता है 110 का स्क्वायर बाय 100। अब आप इसे सॉल्व कर लो। यहाँ पे मैं जितना देख पा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग सेम चीज़ है, मतलब 110 इन्होंने 2 बार लिख रखा है और 100 यहाँ पे एक बार ही है, फिर 220 2 बार है। तो अगर हम इसे कट करें तो ये 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, यानी पी की वैल्यू आ रही है 100 गुने 4 यानी 400, तो पावर यहाँ पे 400 वोट का। सेम क्वेश्चन, सेम तरीका, सेम बल्ब, तो रेजिस्टेंस भी सेम, रेजिस्टेंस इक्वेट कर दो आप, रेजिस्टेंस इक्वल होता है वी स्क्वायर बाय पी, पहले कंडीशन पहले वाले बल्ब में, इसे मैं V1 P1 लिख दे रहा हूँ समझने के लिए, फिर आप V2 लिख सकते हो इसे, फिर P2 लिख सकते हो, बस इसे इक्वेट कर दो। तो V की वैल्यू कितनी है 220 का स्क्वायर बाय पावर यहाँ पे कितना है 80 वॉट का, V2 कितना है 110 है, P हमें नहीं पता तो एज इट इज़ मैं लिख देता हूँ। अब आप इसे सॉल्व कर लो सिंपली, कितना आसानी से सॉल्व करना, ये तो 2 बार दिख रहा है साफ तौर से, 4/80 का मतलब होता है 20, 20 चौका 80 यानी पावर की वैल्यू है 20 वॉट, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन डी। अब आप देखो ये तो आप कर लेगो, बहुत ही बेसिक मैथ्स है, कर लोगे आप ये, बट एक चीज़ अगर आपने ऑब्जर्व की हो तो अगर ये 100 वॉट है और 110 वोल्ट है, अगर आप इसे डबल कर रहे हो जवाब, तो डबल का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, तो ये 4 टाइम्स बढ़ रहा है। देखो यहाँ पे इन्होंने आपने यहाँ पे 2 टाइम्स इसे इंक्रीज करा, पहले कंडीशन में आपने 100 वॉट की पावर सप्लाई दी, दूसरे कंडीशन में जब आपने रेजिस्टेंस को डबल कर दिया और जो पावर सप्लाई चेक करना चाहा आपने, तो आपने देखा कि पावर 4 गुनी हो गई है, तो इस वजह से 400 आ गया। सेम आप यहाँ चीज़ देखो कि जब इन्होंने 220 का सप्लाई दिया तो 80 वॉट आउटपुट आया, जब इन्होंने आधा कर दिया वोल्टेज सप्लाई को, जब इन्होंने आधा किया यानी 1/2 किया, तो 1/2 का स्क्वायर कितना होता है 1/4 होता है, तो ये 1/4 टाइम्स हो जाएगा, यानी जो आउटपुट है पहले 80 वोट था ना, इसका 4 गुना घट जाएगा यानी 4 टाइम हो जाएगा, तो 1/4 टाइम कितना होता है 80 का 20 होता है, तो आंसर देखो 20 आ रहा है। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में जो था वो भी देख लो आप, क्योंकि ये लॉजिक बहुत ही सिंपल है, ये कोई ट्रिक नहीं है, इनफैक्ट ये तो सिंपल मैथ्स है, क्योंकि स्क्वायर ही आ रहा है ना जब हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इन्होंने 220 का सप्लाई दिया, पावर को वोल्टेज को आधा कर दिया, तो पावर क्या होगा, पावर भी इसका 4 गुना घट जाएगा यानी 1/2 का स्क्वायर, तो 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 100 थी, 100 का 1/4 क्या होता है 25। बस आपको इतना ही सोचना है पेपर में, अगर वो आधा कर रहे हैं तो 1/4 टाइम्स हो जाएगा, अगर वो डबल कर रहे हैं तो 4 गुना हो जाएगा, अगर वो ट्रिपल कर रहे हैं, अगर वो मान लो ये 220 की जगह इन्होंने लिख दिया कि ये 660 कर रहे हैं, ठीक है, जो वोल्टेज सप्लाई है सेकंड कंडीशन में वो 660 दे रहे हैं, तो यहाँ पे जो चेंजेस है पावर में वो कितना आएगा, देखो उन्होंने 3 गुना बढ़ाया ना,
तो ये इसका 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 गुना बढ़ जाएगा। यानी अब जो ये पावर सप्लाई देगा वो 900 वॉट है। बिना पेन उठाए ये चीज़ आप बता सकते हैं। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। और इसके हिसाब से जो आंसर है वो निकल के आ चुका है। ये क्वेश्चन आप देखो, अगर एक करेंट कैरिंग वायर है उसके लेंथ को आप आधा कर दो और एक पोटेंशियल डिफरेंस सिमिलर रखो, तो करंट क्या होगा, डबल हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, अनचेंज रहेगा या जीरो रहेगा। इसी तरह का सवाल सीडीएस में ही पूछा था इन्होंने। अगर आपके पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें सेल है, एमीटर लगा है, एमीटर वही यंत्र है जो इलेक्ट्रिक करंट को मापता है, एक नाइक्रोम की वायर लगी है जिसकी लेंथ एल है, अगर आप लेंथ को हाफ कर दो तो अमीटर की रीडिंग क्या होगी, मतलब करंट पे क्या फर्क पड़ेगा, वो यही पूछना चाह रहे हैं। देखो सेम ही सवाल है ना, यहाँ पे इन्होंने करंट पूछा, यहाँ भी एमीटर रीडिंग का मतलब क्या है, करंट ही है, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, राइट। और ये भी क्वेश्चन आप देखो तो एग्जैक्टली सिमिलर है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा रिपीटेशन है एनडीए सीडीएस के सवाल, अगर आप अच्छे से लगा लो तो अलग से आपको कुछ करने की नीड नहीं दिख रही है। और अगर आप एनसीईआरटीज पढ़ लो, सिर्फ पीवाईक्यूज इनफ नहीं है, एनसीईआरटीज भी पढ़ना पड़ेगा। अब जो मैं आपको समझाने वाला हूँ इसे ध्यान से समझिएगा। हर पेपर में आपको इससे सवाल देखने को मिलेंगे ही। वो जो कॉन्सेप्ट है ना रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी, इनका बहुत लोगों को समझ नहीं आता, मैं आसान भाषा में समझाता हूँ। देखिए अगर मैं बात करूँ दो वायर की, ठीक है, मान लो हमारे पास दो वायर हैं, ये पहला है और ये दूसरा है। अब आप साफ तौर से देख पा रहे हो कि जो लेंथ है ये अलग अलग है। तो दो सेम कॉपर वायर हमने लिए सेम डायमीटर के लिए, ये देखो सेम डायमीटर के हैं, तो एक लंबा है दूसरे से, तो इस केस में क्या होगा, जो लंबा वाला वायर है इसके पास हायर रेजिस्टेंस होगी। हायर रेजिस्टेंस का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा रास्ता ट्रेवल करना पड़ेगा दूसरे एंड तक जाने के लिए। रेजिस्टेंस क्या है, जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकता है वो ही रेजिस्टेंस है। दैट मीन्स अगर आपके पास लेंथ ज़्यादा है वायर की तो हायर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा दूरी ट्रेवल करनी पड़ रही है दूसरे एंड तक पहुंचने के लिए। यानी यहाँ से हम एक रिश्ता तो इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। मान लो आपके पास दूसरी कंडीशन, ये पहली कंडीशन थी, दूसरी कंडीशन में आप देखो, मान लो आपके पास सेम वायर है बट डायमीटर अलग अलग है ना, ये इस तरह से डायमीटर है। तो इस केस में क्या होगा, अगर लार्जर डायमीटर है यानी लार्जर क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो एक इलेक्ट्रॉन के पास ज़्यादा ऑप्शन होते हैं इस रेजिस्टेंस को, लीस्ट रेजिस्टेंस वाले पाथ को चुनने के लिए। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। ये बात आप मेरी समझ पा रहे हैं? मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया के, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन कितना अच्छे से फ्लो हो पा रहा है। अब यहाँ पे इनके पास ज़्यादा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन के पास फ्लो करने के लिए, दैट मीन्स कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी कम आएगा क्योंकि एरिया ज़्यादा है, राइट। ये बात क्लियर है? अब आप देखो, अब क्या कंडीशन है तीसरी, आपके पास सब कुछ सेम है, यानी डायमीटर दोनों वायर की सेम है, लेंथ भी दोनों जो वायर है उनकी सेम है, बट मटेरियल अलग है। पहला जो है ये कॉपर है, पहले आपके पास कॉपर की वायर है, और लेट सपोज दूसरा स्टील की वायर है। तो आप जानती हो कॉपर गुड कंडक्टर है स्टील के मुकाबले, राइट। तो यहाँ पे किस चीज़ पे फर्क पड़ेगा, यहाँ पे रेजिस्टिविटी पिक्चर में आ जाती है। रेजिस्टिविटी क्या बताता है, रेजिस्टिविटी ये बताता है कि किसी मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी भी तो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगी ना। कोई मटेरियल ही अपने आप में गुड कंडक्टर है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अच्छे से फ्लो कर पाएंगे, यानी इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो भी रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है। तो रेजिस्टिविटी इज नथिंग बट अ कांस्टेंट वैल्यू जो उस पर्टिकुलर मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, और इसे हम रॉ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब अगर आप तीनों को मर्ज करो तो साफ तौर से आप देख सकते हो कि R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L के, R जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। दैट मीन्स R इक्वल्स, या अगर हम प्रोपोर्शनल के टर्म्स में लिखें तो R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई ए, और या हम कह सकते हैं कि R इक्वल्स रॉ L बाई ए, जहाँ पे जो R है वो रेजिस्टेंस है, जो रो है वो रेजिस्टिविटी है, और जो L है वो लेंथ है, A मतलब एरिया। बस ये सबसे इंपॉर्टेंट रिश्ता है फिजिक्स का। अगर आपको ये समझ आ रहा है कि रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी डिपेंड कर रही है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी पे, तो बहुत आसानी से फिर आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं।
अगर आप इनकी प्रॉपर्टी जब देखना चाहो डिफरेंस में, तो देखो रेजिस्टेंस क्या है, कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जिससे वो करंट के फ्लो को अपोज करता है, उससे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। और रेजिस्टिविटी क्या है, ये रेजिस्टेंस ही है, बट आप देखो यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब वही मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रहा है। और जो ऐसा यूनिट है रेजिस्टिविटी के ओम मीटर होती है, इसे भी कैलकुलेट करना काफ़ी ईजी है। और रेजिस्टेंस की तो आप जानते ही हो ओम होती है। और ये लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करती है, बट ये डिपेंड नहीं करती है क्योंकि ये तो मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है। आप छोटा कॉपर वायर लो या फिर बड़ा लो, उसकी जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जो रेजिस्टिविटी है, वो सेम ही रहने वाली है। अब ये सवाल देखते हैं। तो इन्होंने हमसे क्या पूछा, लेंथ को आप हाफ कर रहे हो गिवन पोटेंशियल डिफरेंस में। तो अभी एक रिश्ता हमने पढ़ा है कि R इक्वल्स रो एल बाई ए, रो एल बाई ए, यानी यहाँ से हम यही कह रहे थे ना कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बट यहाँ पे इन्होंने रेजिस्टेंस नहीं पूछा है, इन्होंने पूछा है कि अगर आप लेंथ को हाफ कर रहे हो तो वायर पे करंट पे क्या असर पड़ेगा। करंट पूछा है, करंट मतलब आई के बारे में इन्होंने पूछा है। तो आर इक्वल्स क्या होता है, ये तो आप जानते हो, ओम्स का लॉ ये कहता है कि V इक्वल्स आई आर होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फेमस। तो यहाँ से R की वैल्यू आती है V बाई आई, है ना, R की वैल्यू आती है V बाई आई। तो अगर मैं V बाई आई यहाँ पे पुट कर दूँ तो साफ दिख रहा है हमें कि जो लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के, जो करंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। यानी अगर आप लेंथ बढ़ा रहे हो तो सिंपल सी बात है करंट कम होगा, अगर आप लेंथ बढ़ा रहे हो तो जो V है वो भी बढ़ेगा। तो ये डिफरेंस है, इन दोनों के बीच आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर आप लेंथ को 2 टाइम्स कर रहे हो तो पोटेंशियल डिफरेंस भी 2 टाइम्स हो रहा है। अगर आप लेंथ को 2 टाइम्स कर रहे हो तो जो करंट है वो हाफ हो रहा है। ये इक्वेशन आपको समझ आ रही है ना, मैं फिर से लिखता हूँ, देखो V बाय आई इज प्रोपोर्शनल टू L, दैट मीन्स V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो इसे हम ऐसे लिख लेते हैं। तो ये 2 रिलेशनशिप है। देखो फिजिक्स ना मैथ्स के जैसा, अगर आपको इसमें कॉन्सेप्ट पता है तो बहुत आसानी से आप ये कर सकते हैं। तो इन्होंने यही पूछा कि अगर आप लेंथ हाफ कर रहे हो तो एमीटर की रीडिंग क्या होगी। आप देख लो यहाँ पे, अगर आप लेंथ को हाफ कर रहे हो तो सिंपल सी बात है क्या होगा, डबल होगा। और अगर यहाँ पे अच्छा सेम ही सवाल है तो यहाँ भी डबल होगा। सो आंसर इज ऑप्शन है। अब वो आपसे कैसा भी क्वेश्चन पूछे ना, जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको पूछता हूँ, अगर वो आपसे पूछ रहे हैं कि रेजिस्टेंस को आप डबल कर रहे हो तो लेंथ कैसा होगा, डबल होगा, हाफ होगा, क्या होगा, तो आप साफ देख रहे हो कि रेजिस्टेंस अगर आप डबल कर रहे हो तो लेंथ भी यहाँ पे डबल देखने को मिलेगा। अगर वो पूछ रहे हैं अगर आप क्रॉस सेक्शन एरिया को हाफ कर रहे हो तो रेजिस्टेंस पे क्या असर पड़ेगा, तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा क्योंकि ये इसके व्युत्क्रमानुपाती है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर लिसनिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई राय या सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स खाली है। अगर आप EPFO के बारे में, बैच के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो ये सारी डिटेल्स हैं जहाँ से आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। और चैनल पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।